महाराष्ट्र वर्तमान में भी राजनीति का एक सबसे प्रमुख स्टेट है। भारत की आर्थिक तरक्की में, कृषि के उत्पादन में महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी भूमिका है। महाराष्ट्र वो माटी है जिसने भारत के इतिहास में महान महान वीर सपूतों, योद्धाओं, समाज सुधारकों को जन्मा है। महाराष्ट्र एक वो राज्य है जिसे अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने स्वाभिमान और अपने इतिहास पर बहुत गर्व है और महाराष्ट्र के इस गर्व पर हमें गर्व है। जब औरंगजेब मुगल बादशाह बना, क्रूर तरीके से अपने पिता को जेल में डालकर, अपने भाइयों को मारकर जब उसने सत्ता भोगना प्रारंभ किया, तब उसे ये नहीं पता था कि दक्कन में एक ऐसा व्यक्ति उसके संपूर्ण भारत को जीतने का सपना चकनाचूर कर देगा। उसे नहीं पता था कि दक्कन में लाखों मुगल सैनिकों को भेजने के बावजूद वो मराठाओं का स्वाभिमान नहीं झुका पाएगा। उसे नहीं पता था कि शिवाजी नाम का एक ऐसा वीर सपूत भी महाराष्ट्र की मिट्टी में है जो मुगल सल्तनत की जड़ों को कमज़ोर कर देगा। औरंगजेब ने शायद नहीं सोचा था कि शिवाजी के उत्तराधिकारियों द्वारा एक दिन लाल किले के अंदर ही मराठा ध्वज फहराया जाएगा। आज इस क्लास में हम बात करेंगे आधुनिक भारत की सीरीज में एक महत्वपूर्ण टॉपिक शिवाजी के ऊपर। दोस्तों, मराठा साम्राज्य और शिवाजी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। महाराष्ट्र के वो लोग जो मराठी भाषा बोलते हैं मराठा कहलाते हैं। महाराष्ट्र दरअसल एक त्रिभुजाकार पठार जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, वनों और जंगल से भरी हुई भूमि है, उबड़ खाबड़ है, दुर्गम है। महाराष्ट्र में भौगोलिक चुनौतियां बहुत हैं, ज्योग्राफिकल चैलेंजेस बहुत हैं। वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस ने ही वहाँ पर वीर योद्धाओं को जन्मा है। पश्चिम में सुदृढ़ और शक्तिशाली एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। महाराष्ट्र की ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि महाराष्ट्र में ज़िंदगी जीना थोड़ा सा मुश्किल होता है उस समय पर। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हैं, कृषि भूमि है, मगर सूखा भी बहुत पड़ता था, अकाल भी बहुत पड़ता था। वहाँ की क्लाइमेट ऐसी है कि लोगों की लाइफ में परिश्रम की भूमिका बहुत ज़्यादा है और इसी परिश्रम की वजह से महाराष्ट्र में ऐसे मराठे योद्धा जन्म लिए जिन्होंने मिलकर के एक राजनीतिक शक्ति के रूप में मराठा साम्राज्य की नींव रखी और इस मराठा साम्राज्य के संस्थापक बने शिवाजी साहूजी भोसले। हम शिवाजी के बारे में पढ़ें उसके पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मुग़ल सल्तनत जब भारत में अपने पीक पॉइंट पर थी, अपनी सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल टेरिटरी को एंजॉय कर रही थी, ऑन दैट टाइम, उस समय पर मराठे कैसे एक शक्ति के रूप में उदित हुए। और वैसे 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उस समय पर कई और दूसरे राज्य भी स्वतंत्र हुए, परंतु सिर्फ मराठे ही क्यों मुगलों के उत्तराधिकारी बने भारत में, इस मुद्दे पर थोड़ी सी बात जानना जरूरी है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है आपकी प्रीलिम्स के लिए, आपके मेंस के लिए और ख़ास तौर पे आपको भारत के इतिहास में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे मराठा साम्राज्य के उदय के कारण। दोस्तों, जब मैं बोलता हूँ कि वो कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे जिसकी वजह से मराठा राज्य उदित हुआ, तो उसमें सबसे पहला कारण आता है बच्चा, वो है भौगोलिक परिस्थितियाँ। भौगोलिक परिस्थितियाँ
भौगोलिक परिस्थितियों का मतलब क्या हुआ? अगर मैं कहूँ तो इसे मैं एक और नाम दे सकता हूँ, वो है नेचुरल रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, नेचुरल फैक्टर्स, या हम कहें तो प्राकृतिक कारण। कौन से कारण? प्राकृतिक कारण। अभी मैंने बताया आपको, इंट्रोडक्शन में बताया कि महाराष्ट्र की प्राकृतिक परिस्थितियां परिस्थितियों ने मराठों के चरित्र पर बहुत गहरा असर किया है। महाराष्ट्र के पहाड़ी प्रदेशों में वर्षा की कमी होती है, बंजर भूमि है। इससे मराठों में एक जिंदगी जीने की एक ललक है, एक साहस है, एक आत्मविश्वास का गुण है। साथ ही साथ में जब जिंदगी में जब समय ऐसा हो कि आपको बेसिक नीड के लिए ही चैलेंज आपके सामने उपस्थित हो, तो आपके जीवन में आलस नहीं आता। मराठों के चरित्र में भी ये बात बहुत अच्छी है कि उनके जीवन में आलस नहीं था। शारीरिक सुखों से, भौतिक ग्लैमरस लाइफ से, भौतिक सुखों से वो बहुत दूर थे और पहाड़ी प्रदेश के निवासी होने के कारण बहुत परिश्रमी बन गए। जंगल क्षेत्र में रहते थे तो उनकी जो जंगल में रहने के कारण जो उनकी युद्ध कौशल डेवलप हुआ, उनका जो वॉर टेक्निक डेवलप हुआ, वो भी एक तरह से हम कहें तो ऐसा कौशल था जो उस समय की दूसरी राजाओं या दूसरी सेनाओं के साथ में नहीं था। हम अगर इस चीज़ को समझें तो पहाड़ों की श्रृंखलाओं ने उनको मजबूत कर दिया, प्राकृतिक परिस्थितियों ने उनको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के युद्ध कौशल सिखा दिए और ख़ास तौर पे मराठों के इस प्राकृतिक परिस्थितियों के चैलेंज ने उनको एकजुट भी कर दिया, साहस से भर दिया, एकजुट कर दिया, परिश्रमी बना दिया और साथ ही साथ में अपनी मिट्टी से प्रेम करना भी सिखा दिया। वो मुगलों की तरह नहीं थे जो अपनी ज़मीन को छोड़ करके दूसरी अच्छी ज़मीन की तलाश में भाग गए। मराठों का यह सपना कभी नहीं रहा। उन्होंने बस यही चीज़ सीखी, हमारी ज़मीन है तो हमारा राज होगा। वीर शिवाजी महाराज का स्वराज वही सपना था, हमारी मिट्टी, हमारे देश, हमारी आबादी, हमारा राज, स्वराज। तो दोस्तों, ये जो मराठा साम्राज्य के उत्पन्न होने में, बढ़ने में एक सबसे बड़ा फैक्टर उसके प्राकृतिक कारण रहा। चैलेंजिंग फैक्टर से वो लोग साहसी बने और जो युद्ध कौशल उन्होंने सीखा, वो युद्ध कौशल खासतौर पे एक ऐसा युद्ध कौशल था जिसमें सेना पर अचानक प्रहार किया जाता है। परिस्थितियां ऐसी थी, जंगल में छापेमार युद्ध नीति में वो माहिर थे। छापेमार युद्ध नीति में आमने सामने की लड़ाई नहीं होती है, एक तरीके से हम कहें तो वो जंगल की लड़ाई होती है, तो उसमें मराठे माहिर थे और यही कारण रहा कि मुगलों को बहुत दक्कन में वो जीत नहीं पाए, पहला कारण। दूसरा कारण दोस्तों एक चीज़ होती है, वो है हिंदू जन जागरण। हिंदू जन जागरण का मतलब होता है कि हम कहें तो महाराष्ट्र में जो धार्मिक जागृति है, हिंदू जागरण का क्या मतलब होता है, जब भारत में जब मुग़ल सल्तनत के पहले दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई 1206 से लगा करके, तो लगभग 250-300 साल हम इस्लामिक सल्तनत के अधीन रहे। उनको रिप्लेस करके मुग़ल आ गए, वो भी मुसलमान सत्ता, मुसलमान या इस्लामिक तरीक़ों से सत्ता को चला रहे थे, इस्लामिक कल्चर को भारत में डेवलप कर रहे थे। कहीं ना कहीं भारत के सामने, भारत के आवाम के सामने, भारत के लोगों के सामने जो कि सनातन संस्कृति को फॉलो करते थे, वैदिक संस्कृति को फॉलो करते थे, उनको ये फील होने लगा कि यार हमारी संस्कृति के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। और महाराष्ट्र क्योंकि हिंदू धर्म का, वैदिक संस्कृति का इतिहास से ही उसका महत्वपूर्ण भूमि रही है, तो मुगलों के आने के पहले से ही महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे महान समाज सुधारक आ गए थे जिन्होंने जो हिंदू धर्म की कुरीतियाँ थी, चाहे वो जाति भेदभाव हो, चाहे वो वर्ण व्यवस्था की कुरीति हो, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ होने वाली कुरीतियाँ हों, जो बैड एविल कस्टम्स हैं, जो समाज की, सोसाइटी के बुरे तरीके हैं, उनके खिलाफ उन्होंने एक पब्लिक मूवमेंट किया। चाहे उसमें नाम तुकाराम का ले लो, चाहे रामदास का ले लो, चाहे वामन पंडित का ले लो, इन कई सारे लोगों ने महाराष्ट्र की समाज में एक भ्रातृत्व की भावना, ब्रदरहुड की फीलिंग, साथ ही साथ में ऐसी भक्ति का बात कही जो मानव समाज के विकास में काम आए, मानव गरिमा की बात करी और एकता की बात करी, यूनिटी की बात करी, क्योंकि हम हिंदू हैं तो हमें एक होना चाहिए और कोई मतभेद बीच में नहीं होने चाहिए, ना आर्थिक मतभेद होने चाहिए, ना जातिगत मतभेद होना चाहिए। तो इन सब सिद्धांतों का उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया और
इससे क्या हुआ कि मराठा जो जनमानस था, मराठा जो जनता थी, उसमें एक आत्मविश्वास की भावना भी डेवलप हुई। एक चीज़ और यहाँ समझने की है कि शिवाजी के एक गुरु हैं जिनका नाम है रामदास। शिवाजी ने रामदास से ही हिंदू धर्म के बारे में बहुत गहरी दार्शनिक शिक्षा ली। उनके महान गुरु थे और उन्होंने अपनी जो रचना लिखी थी दासबोध के माध्यम से रामदास ने मराठों को एक तरह से हिंदू धर्म और एक हिंदू राजनीतिक एक जागृति उनके मन में पैदा कर दी और वो काफ़ी सक्सेसफुल रही मराठों को एक स्वराज के सपने में को पिरोने में। ठीक, इसके बाद में बच्चा एक जो बड़ा कारण बनता है मराठों के उदय के कारण में, वो है औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियां, है ना। ये स्थिति थी औरंगजेब के ज़माने में कि यदि किसी हिंदू की दिन में मृत्यु हो जाती थी तो उसे अंतिम संस्कार के लिए भी दोपहर में नहीं ले जाया जाता था, क्योंकि राम का नाम लेना ही कई क्षेत्रों में बैन था। और हमारे यहाँ जब तक हम राम का नाम नहीं लेते, व्यक्ति की अंतिम यात्रा नहीं निकलती। ऐसे कई सारे और चीज़ थे औरंगजेब ने किया, जो खासतौर पर हमारे मंदिरों को तोड़ना, काशी विश्वनाथ हो गया, सोमनाथ हो गया, केशवनाथ मंदिर मथुरा का हो गया। हिंदू धर्म के संस्कृति के जो प्रमुख एक दिए थे, उन दीपक को, हमारी संस्कृति के उस लौ को बुझाने की भरपूर कोशिश की औरंगजेब ने। मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं पर जजिया कर लगाना, धर्म के आधार पर अपनी नीतियां बनाना, ये सब कहीं ना कहीं औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियां थी। और इन विरोधी नीतियों के खिलाफ शिवाजी के नेतृत्व में लाखों मराठा एक साथ खड़े हो गए। तो हमने उसको राजनीतिक एकता में इसलिए आए ताकि हम मुगलों का, औरंगजेब का विरोध कर सकें। याद रखिएगा, शिवाजी मुसलमानों के विरोधी नहीं थे। शिवाजी मुसलमानों के विरोधी बिल्कुल नहीं थे। उनकी सेना में मुसलमान लोग भी थे, उनके राज्य में मुसलमान भी खुशहाल रहते थे। वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम शासकों की हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ थे। शिवाजी बहुत महान योद्धा थे, बहुत महान प्रशासक थे, हम बात करेंगे उनके बारे में भी। तो इनका, औरंगजेब का हिंदू विरोधी नीतियां होना, इससे मराठे एक हुए और एक स्वराज की संकल्पना को लेकर के शिवाजी के नेतृत्व में एक मशाल जलाई गई और वो मशाल धीरे धीरे पूरे मराठा लोगों तक पहुंची। दूसरा एक बड़ा कारण रहा मराठों के उदय के पीछे, वो है मराठा संत और कवियों का धार्मिक आंदोलन, जो मैंने आपको अभी समझाया। एक चीज मुगल साम्राज्य की पतनोन्मुख स्थिति, ये भी रहा है। मुगल साम्राज्य दरअसल औरंगजेब की मृत्यु के पहले ही, अगर हम देखें तो पतन की ओर था। यानी 1682 से लेकर के 1707 अपनी ज़िंदगी के लगभग 20 से 25 साल औरंगजेब ने दक्कन में गुजारे और मुगल सेनाओं को कहीं भी सफलता नहीं मिली, उसे कहीं भी निर्णायक विजय हासिल नहीं हो पाई। और शिवाजी के उत्तराधिकारियों ने और शिवाजी ने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया कि मुगलों को कमज़ोर हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो क्यों ना उनका रिप्लेसमेंट तैयार किया जाए। वो रिप्लेसमेंट थे मराठे। मराठों के उदय के पीछे एक बड़ा कारण और ये था, वो है दादाजी कोंडदेव का प्रभाव। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे, सैनिक विद्या के उनके गुरु थे, उनके मेंटोर थे और शिवाजी और अन्य मराठाओं को युद्ध लड़ना, युद्ध कला सिखाना, राजनीतिक शिक्षा देना, इन सब का भी उन्होंने बड़ी शिक्षा दी मराठा सरदारों को। उनका प्रभाव, एक प्रभाव और रहा वो दोस्तों, वो है शिवाजी का व्यक्तित्व। शिवाजी, कई सारे इतिहासकार इस बात को स्वीकार करते हैं कि शिवाजी महाराज के कारण ही मराठा साम्राज्य की स्थापना हो पाई। वैसे ही जैसे गौतम बुद्ध के द्वारा ही बौद्ध धर्म की स्थापना हो पाई, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में दम था। शिवाजी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि उनके अंदर अपने स्वयं से जूझने की ताकत थी, चुनौतियों को स्वीकार करने की ताकत थी। शिवाजी की एक बात मैं आपको समझाता हूं। एक बार शिवाजी किसी एक अभियान में जा रहे थे, उनके पास खबर आई कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। सई बाई उनकी पत्नी का नाम था। वो खबर सुनकर के सभी प्रमुख सरदार थे वहाँ पे, मगर शिवाजी उस खबर से, एक तरह से उस खबर को इग्नोर करके अपने युद्ध मुहिम में लग गए। एक सरदार ने पूछा कि शिवाजी, आप
आप कैसे कर लेते हैं? आपकी पत्नी का देहांत हुआ और आप फिर भी मुहिम में लगे हैं। शिवाजी ने एक बहुत ही प्यारी बात कही थी मेरे मित्र, मेरे दोस्त, इस बात को ज़िंदगी में उतार लेना। शिवाजी ने कहा कि ये जो स्वराज है ना, ये स्वराज एक हवन कुंड है और इस हवन कुंड में आहुति सबसे पहले अपनों की ही दी जाती है। दुनिया का कोई भी मुल्क तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक उसका सैनिक तलवार या बंदूक लेकर के सेना के सैनिक बॉर्डर पर न खड़ा हो। उसे पता है कि बॉर्डर पर खड़े रहने का मतलब क्या होता है, कभी भी मृत्यु का आलिंगन कर लेना, पर फिर भी खड़ा होता है क्योंकि उसे इस मिट्टी से प्यार है, इस लोगों से प्यार है। शिवाजी ने वही कहा कि ये जो स्वराज की सपना है, ये सपना आपसे सेक्रीफाइस मांगता है और सबसे पहले सेक्रीफाइस हमें अपनों का ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है। रण के युद्ध जीतने से पहले मन के युद्ध जीतने पड़ते हैं। अपने से पहले अपनों की बलि दी जाती है। शिवाजी ने ऐसे कई बेंचमार्क स्थापित किए, कई ऐसे एग्जाम्पल सेट किए जिससे लाखों लोगों के अंदर एक प्रेरणा आ गई। शिवाजी के कई सारे ऐसे कदम थे जिन्होंने मराठा शासन के अंतर्गत रहने वाली जनता को एक अच्छा स्वराज दिया। शिवाजी का व्यक्तित्व जुझारूपन का व्यक्तित्व था। जब बीजापुर के खिलाफ उन्होंने युद्ध किया, अफजल खां को जब मारा, जबकि अफजल खां फिजिकली बहुत स्ट्रांग था, तो शिवाजी का व्यक्तित्व बहुत हद तक एक महान योद्धा का था, जिसके कारण मराठा साम्राज्य का उदय हो पाया। और उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात भी 100 सालों तक मराठे उन्हीं से प्रेरणा लेते रहे और आज भी पूरा भारत शिवाजी से प्रेरणा लेता है। और उन्हीं के सम्मान में हमने हाल ही में भारतीय नौसेना का ध्वज भी शिवाजी की सेना के ध्वज से प्रेरित होकर के तैयार किया है। मराठा साम्राज्य के उदय में साहित्य और भाषा का भी बड़ा योगदान रहा। तुकाराम जैसे संत के भजनों ने मराठा जनता को एकता प्रदान की। एकनाथ ने अपनी मातृभाषा से प्रेम करना सिखाया और मराठों की एक भाषा, एक धर्म, एकता की भावना मराठा साम्राज्य को मजबूत करती है। मराठों की विजय में एक चीज़ और है, वो है उनका युद्ध नीतियाँ। दरअसल अहमदनगर के एक प्रसिद्ध सेनापति थे मलिक अंबर। उन्होंने मराठों को बड़ी संख्या में अपनी सेना में भर्ती किया था, मलिक अंबर ने। और अहमदनगर में मराठों ने सैनिक और प्रशासनिक पदों पर रह करके अच्छी अपनी जो है सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था, जिसमें एक नाम शाहजी भोसले का भी था, जो कि शिवाजी के पिता, जो पहले अहमदनगर के दरबार में ही काम करते थे। अहमदनगर के कुछ इलाकों पर उन्होंने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। उसमें कर्नाटक में होने वाली अशांति का लाभ उठाया शाहजी भोसले ने और एक तरह से इंडिपेंडेंट छोटा सा राज्य कायम कर लिया। निजाम शाही के अंतिम वर्षों में शाहजी भोसले किंग मेकर की भूमिका में भी थे, लेकिन उन्हें फिर बाद में बीजापुर से हटना पड़ा, अहमदनगर से हटना पड़ा। मगर उन्होंने बीजापुर अहमदनगर के अधीन रहते हुए मराठों ने युद्ध कला सीख ली थी। और दूसरी उनकी युद्ध कला, मैंने कहा, जो जंगल में रहते हुए युद्ध करना, वो युद्ध कला भी मराठों को एक महत्वपूर्ण विरासत में मिली हुई युद्ध कला थी। और आगे हम पढ़ेंगे कि पानीपत में इसीलिए हारे थे क्योंकि मराठे जिस युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध थे, वो युद्ध कला पानीपत के मैदान में वो नहीं दिखा पाए। ठीक, छापेमार युद्ध नीति जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों, मराठों के उदय में ये सब फैक्टर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे अब हम बढ़ेंगे शिवाजी महाराज के बारे में।